नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। दीक्षा, अवदेश, अमोक, सौरभ, मुस्कान, वीरपाल, श्रेया, सुनील, तनुज, शिवांगी, प्रीति, गुनगुन, नितेश, अनीशा, नेहा, मनीष, श्रेहा, रूपांशी, श्रवण, तनुज, रौनक, राकेश, अंजू, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्ति अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद तो यही होती है कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। आप सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, आज मैंने आपको बताया था कि मैं आज आपको पढ़ाऊंगी स्थानीय सरकार यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसमें हम पढ़ेंगे पंचायत और नगर पालिकाओं के बारे में। ये दोनों ही आपकी स्थानीय सरकारें होती हैं, जो कि आपके, अगर हम पंचायत की बात करें तो पंचायत आपकी गांव में बनती हैं और नगर पालिकाएं आपकी शहरों में स्थापित की जाती हैं। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी सेशन के साथ जुड़ जाएंगे। अगर आप पंचायत को अच्छे से पढ़ लेंगे तो नगर पालिका फिर आपका बहुत ही इजी आपको लगने लग जाएगा। तो पहले मैं आपको पंचायत बताऊंगी और साइड में जगह छोड़ूंगी मैं भी, ठीक है, क्योंकि मैं उसके सामने ही फिर आपको नगर पालिका के बारे में बताऊंगी। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए, तो अब हम जल्दी से अपना जो है स्टार्ट कर लेते हैं अपनी चीजों को। और यहां पे आपको क्या हेडिंग देनी है? हमें हेडिंग देनी है सबसे पहले स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन, ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, क्या लिखना है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये आपको हेडिंग डालनी है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। बेटा जी, इसमें आप यहां पे इसको लिखेंगे फटाफट से। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय स्वशासन को आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। और जब मैं इसके बारे में बेटा आपसे बात करूंगी तो आपको ये ध्यान रखना है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में हम पढ़ेंगे पंचायत, इंग्लिश में कहेंगे इनको पंचायत्स, ठीक है, पंचायत्स। तो ये हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। और जो पंचायत होती हैं, इनका जो गठन किया जाता है, यानी ये जो फॉर्म्ड की जाती है, ये कहाँ पर की जाती हैं? तो आप कहोगे कि गांव में। कहाँ पर आपकी इनका गठन होता है? गांव में होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये बेटा जी आपके तीसरे स्तर की सरकार होती है, जिसे हम कहते हैं स्थानीय सरकार। आपके यहाँ पर एक केंद्र सरकार है, एक राज्य सरकार है और एक बेटा जी स्थानीय सरकार है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब स्थानीय सरकार जब गांव में है तो कहा गया भाई शहरों में भी होनी चाहिए, तो आपकी बनाई गई नगर पालिका, ठीक है। ये आपकी कहां पर होती है? ये बेटा जी शहरों में, जिसे आप म्युनिसिपैलिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसे आप म्युनिसिपैलिटी कहते हैं, जिसका गठन कहां पर होता है? तो आप कहेंगे मैम शहरों में। कहां पर होता है बेटा जी? शहरों में मैम इसका गठन किया जाता है। जिस तरीके से बेटा जी आपके यहाँ पर जिस तरीके से गांव में पंचायत काम करती हैं, उसी तरीके से शहरों में नगर पालिकाएं काम करती हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि गांव में पंचायत होती हैं और शहरों में नगर पालिकाएं उसी तरीके से काम करती हैं। तो बेटा जब हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं तो आपको यहाँ पे एक चीज और देखने के लिए मिलेगी कि जैसे अगर आप देखते हैं गांव में आपकी लाइट की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था, जो सरकारी स्कूल होते हैं उनके मेंटेनेंस, तो ये सब चीज़ें कौन देखता है? मैम पंचायत्स देखती हैं। तो सेम यही चीज़ें आपकी शहरों में कौन देखता है? सड़कों को बनवाना, सड़कों पे गंदगी की सफाई करना, नगरों की सफाई करवाना, आपकी जो स्ट्रीट लाइट वगैरह होती हैं उनको मेंटेन करना, मतलब जो आपका वाटर सप्लाई होता है घरों में उसको देखना, ये सब किसका काम है? नगर पालिका का। तो जो काम गांव में पंचायत करती हैं वही काम बेटा जी शहरों में कौन करता है? आप कहोगे कि मैम वही काम शहरों में करती हैं नगर पालिकाएं। अब जब हम पंचायत के बारे में बात करते हैं तो हम सबसे पहले इसमें पंचायत पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन का जनक यानी फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये क्वेश्चन बड़ा बेसिक सा है। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट,
लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो बेटा जी ये कहा जाता है रिपन को। रिपन जो कि एक अंग्रेजी गवर्नर जनरल था। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे आप इतिहास में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि रिपन को क्या कहा जाता है मैम, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रिपन को कहा जाता है। बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर दिया है। अब भाई स्थानीय स्वशासन का उद्देश्य बहुत पूछा जाता है। स्थानीय स्वशासन का उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव का उद्देश्य, यानी कि हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो इनका उद्देश्य था बेटा जी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। क्या था? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, यानी लोकतंत्र का जो विस्तार है वो आपके सबसे निचले स्तर तक करना, यानी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण ही इसका उद्देश्य है। यानी लोकतंत्र क्या होता है? लोगों का तंत्र, और उस लोकतंत्र में जो सबसे निचले स्तर का व्यक्ति है उसकी भी भागीदारी होनी चाहिए। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये चीजें आपको प्यारे बच्चे पता होनी चाहिए कि लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण यानी लोकतंत्र में नीचे से निचले स्तर का व्यक्ति, और सबसे निचली इकाई कौन सी होती है? गांव। तो उस व्यक्ति की भी लोकतंत्र में भागीदारी होनी चाहिए। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये इसका उद्देश्य है। तो ये आपका इसका उद्देश्य समझ में आया। अब मैंने आपको डीपीएसपी में एक आर्टिकल बताया था। ठीक है, डीपीएसपी में एक आर्टिकल मैंने बताया था, आर्टिकल 40। ठीक है, जिसमें हम आर्टिकल 40 में देखेंगे तो क्या बताया था? मैंने बताया था कि इसमें कहा गया है कि भाई आपकी जो सरकार है उसको पंचायतों का गठन करना चाहिए। ये क्या है? तो आप कहोगे गठन करना चाहिए, ऐसा यहां पर डायरेक्शन दिया गया था, ऐसा यहां पर निर्देश दिया गया है सरकारों को, और सरकारें क्या करती हैं? इन निर्देशों को एग्जीक्यूट करने के लिए काम करती हैं। तो जब यहां पंचायतों का गठन करना चाहिए यानी फॉर्म्ड ऑफ पंचायत्स की बात की गई थी, तो बेटा आपकी सरकार ने क्या किया कि भाई पंचायतें बननी चाहिए, कैसे बननी चाहिए, किस तरीके से गठन इनका होना चाहिए, इसके लिए सरकार ने समितियों का गठन करना शुरू किया था। यानी ये जो डीपीएसपी है इसको एग्जीक्यूट करने के लिए सरकार ने क्या किया मैम? सरकार ने समिति बनाने की शुरुआत करी, जिसमें सबसे पहले प्यारे बच्चे आपकी एक समिति बनाई गई थी, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। समिति को बच्चा इंग्लिश में कहते हैं कमेटी। ठीक है, बाकी सेम रहेगा, बलवंत राय मेहता कमेटी। और ये कमेटी का जो गठन हुआ था यानी ये जो फॉर्म्ड की गई थी, ये की गई थी बेटा जी 1956 में। और इस समिति से ये कहा गया कि भाई आप इस चीज पर विचार करो, आप इस चीज पर विचार करो कि भाई हमें पंचायतों का गठन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो किस तरीके से करना चाहिए। तो बलवंत राय मेहता समिति जो बच्चे लिख रहे हैं 1957, बेटा 1957 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। इसका गठन हुआ था 1956 में और 1957 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। लिखना, इसमें अध्यक्ष कौन थे समिति में, चेयरमैन कौन थे? तो बेटा जी बलवंत राय मेहता जी थे चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी, तो बलवंत राय मेहता जी, तभी तो इसका नाम पड़ा है बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, ये इसमें चेयरमैन थे, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं तो अब बात आती है कि बलवंत राय मेहता समिति जो है इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी, रिपोर्ट किस साल दी थी? तो रिपोर्ट इसने दी थी 1957 में। और इसने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश, मैंने आपको बताया था कि कमीशन हो या समिति, ये केवल रिकमेंडेशन देती हैं, ये सरकार को केवल सिफारिश करती हैं। और इसकी जो रिकमेंडेशन थी वो थी कि भैया त्रिस्तरीय पंचायत का गठन होना चाहिए।
त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन, त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन होना चाहिए, ये इसकी रिकमेंडेशन थी। यानी फॉर्म्ड ऑफ 3 टायर पंचायत्स, फॉर्म्ड ऑफ 3 टायर पंचायत्स, 3 टायर पंचायत्स, 3 स्तरों पर इसने बात की थी कि 3 स्तरों पर पंचायतों का गठन होना चाहिए। और वो 3 स्तर कौन कौन से थे बच्चा? तो आप कहोगे कि मैम पहला अगर हम बात करते हैं तो पहला स्तर इसने क्या कहा? ठीक है, तो आप कहोगे कि मैम ग्राम स्तर, ग्राम स्तर पर सबसे पहले इसने कहा। फिर दूसरा इसने कहा जिसे आप कई बार कहते हो खंड या कई बार कहते हो आप ब्लॉक। ठीक है, इसे कई बार क्या कहा जाता है? खंड, कई बार कहा जाता है ब्लॉक और कई बार कहा जाता है इसको मध्यवर्ती स्तर। ठीक है, इनमें से कोई भी वर्ड आए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और तीसरा बेटा इसने कहा जिला स्तर। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख रही हूं। पहला इसने कहा विलेज लेवल, दूसरा इसने कहा ब्लॉक लेवल, ब्लॉक लेवल, और तीसरा इसने कहा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल। इन 3 स्तरों पर क्या होना चाहिए? सरकार का पंचायतों का गठन। ये इसने रिकमेंडेशन की थी, ये इसने क्या किया था? सिफारिश की थी कि भाई ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और आपका जिला स्तर पर ये आपकी 3 स्तरों पर पंचायत बननी चाहिए। ठीक है, अब इसने जो अपनी रिपोर्ट में कहा और इसने कहा कि भाई 3 स्तरीय पंचायतों का गठन होना चाहिए, तो ये कहा जाता है कि इसकी जो सिफारिश थी, इसकी जो रिकमेंडेशन थी, सिफारिश यानी रिकमेंडेशन जो इसने की थी, ये रिकमेंडेशन ही तो थी, तो इस रिकमेंडेशन को क्या किया गया? एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट। लिख लेना, एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट, एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट, सरकार द्वारा इसे स्वीकार किया गया। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? सरकार द्वारा स्वीकार। सरकार ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया और बेटा ही जैसे ही इसने एक्सेप्ट किया गवर्नमेंट ने, तो आपके देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, बेटा सात्विक 1959 में रिपोर्ट नहीं आई थी, 1959 में पंचायतों की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो जब इसकी रिपोर्ट को स्वीकार किया, इसकी रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट कर लिया बेटा, तो फिर क्या किया गया? फिर आप कहोगे कि मैम इसकी रिपोर्ट स्वीकार होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो इस समय आपके देश के प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से, राजस्थान कौन सा डिस्ट्रिक्ट था? नागौर डिस्ट्रिक्ट, नागौर जिला, राजस्थान के नागौर जिले, और गांव कौन सा था? बगदरी गांव, बगदरी गांव से, गांव भी मैंने आपको बता दिया है, डिस्ट्रिक्ट भी मैंने आपको बता दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप कहोगे 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने राजस्थान के नागौर जिले से, राजस्थान के नागौर जिले बगदरी गांव से पंचायतों की शुरुआत की, पंचायतों की शुरुआत की। यानी स्टार्टिंग कहां से हुई है मैम? राजस्थान के नागौर जिले में बगदरी गांव से। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? भाई इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है।
अगर आपको लगता है कि यहाँ 1957 करना चाहिए हमें, तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन आप इसको परीक्षा वाणी की बुक में भी चेक कर सकते हो अगर आप पढ़ते हो, क्योंकि हम कई बुक से कंटेंट उठाते हैं। तो आप यहाँ 1957 कर लो, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में कोई एक ही देता है, वो दोनों कभी नहीं देगा। बेटा 2 अक्टूबर है, अब 11 अक्टूबर कह रहे हो। 2 अक्टूबर क्यों कहा जाता है 2 अक्टूबर? क्योंकि मैम 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती होती है, और पंचायतों के बारे में जो यहाँ पर डीपीएसपी है वो गांधी जी की विचारधाराओं पर ही आधारित है, इसीलिए 2 अक्टूबर को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो आप कहोगे कि मैम 2 अक्टूबर 1959 को यहां पे क्या किया गया था? राजस्थान के नागौर जिले से आगे चले, आगे चलें, आगे चलें बेटा, चलो 2 अक्टूबर 1959। अब आगे चलते हैं और आगे की बात करते हैं। अब ये समिति बनी, इस समिति की सिफारिशों को एक्सेप्ट कर लिया गया, और यहां पे 3 स्तरों पे पंचायत की शुरुआत कहां से हुई? राजस्थान से। उसके बाद में बेटा आपकी नेक्स्ट समिति है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति, बताओ इस समिति का गठन कब हुआ था? अशोक मेहता कमेटी, यह आपकी दूसरी कमेटी बनी थी, ठीक है। अशोक मेहता समिति, इसके जो अध्यक्ष थे भाई, चेयरमैन अशोक मेहता ही थे, तभी इसका नाम भी अशोक मेहता समिति रखा गया। चेयरमैन कौन थे? अशोक मेहता, यह आपको ध्यान रखना है। इस समिति के अगर हम गठन की बात करते हैं, यानी ये फॉर्म्ड कब की गई थी, और दूसरा हम देखेंगे कि इसने सिफारिश क्या की थी, इसने क्या रिकमेंडेशन की थी। सिफारिश यानी कि रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन, इसने क्या सिफारिश की थी, ये सारी चीजें बहुत बढ़िया। मैम अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था 1977 में, और इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1978 में, और इसने रिकमेंडेशन की थी द्विस्तरीय पंचायतों का गठन, द्विस्तरीय पंचायतों का गठन, द्विस्तरीय पंचायतों का गठन। इसने कहा कि 3 नहीं 2 स्तरों पर होना चाहिए, यानी फॉर्म्ड ऑफ 2 टायर पंचायत्स, फॉर्म्ड ऑफ 2 टायर पंचायत्स, 2 टायर पंचायत्स। लेकिन सरकार ने इसकी रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया था। सरकार ने क्या कर दिया था? रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि सरकार ने आपकी बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया था। लिखिए फटाफट यहां पर, ठीक है। अब यहां पे बच्चा पूछेगा कि कहां कहां पर, तो इसने कहा कि भाई एक तो होना चाहिए मंडल स्तर पर, मंडल स्तर पर, और दूसरा इसने कहा कि जिला स्तर पर, जिला स्तर पर, ये 2, और इसने कहा कि जो जिला स्तर पर हो वो शक्तिशाली होनी चाहिए। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? तो इसने 2 स्तरों पर कहा था, बच्चा सही कह रहा है कि मैं मंडल लेवल पर और आपका यहां पे जिला स्तर पर। तो इसने 2 की बात की थी, इसकी रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया गया था। अब आगे सुनिए। उसके बाद बेटा जी नेक्स्ट समिति आपकी बनाई गई थी डॉक्टर GV.K. राव समिति। बताओ इसका गठन कब हुआ था? डॉक्टर GV.K. राव समिति यानी कमेटी। और जब हम इस कमेटी की बात करते हैं
तो इस कमेटी में आपको डॉक्टर GV राव समिति की अगर हम बात करते हैं तो इसका गठन यानी ये फॉर्म्ड कब हुई थी, इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी और इसकी सिफारिश क्या थी। सिफारिश यानी कि रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन क्योंकि समिति है तो भाई सब सिफारिशें करेंगी। डॉक्टर GV राव समिति, ठीक है, बहुत बढ़िया मैम। गठन हुआ था 1985 में, रिपोर्ट दी थी इसने 1986 में और सिफारिश की थी कि क्या होना चाहिए। तो इसने कहा कि SC ST और महिलाओं के लिए पंचायतों में आरक्षण, ठीक है, यानी लिखिएगा रिजर्वेशन इन, ऐसे लिखना, रिजर्वेशन फॉर SC ST एंड फीमेल्स। सॉरी, रिजर्वेशन इन, क्या हो गया भाई, SC ST और महिलाओं के लिए पंचायतों में आरक्षण, रिजर्वेशन इन पंचायत फॉर SC ST एंड फीमेल्स। इसने रिजर्वेशन को लेकर कहा कि भाई इन कैटेगरीज को पंचायत में क्या होना चाहिए, रिजर्वेशन। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। आगे देखिए, अब यहां पे ये वाली समिति ने अपनी बात रख दी, फिर यहां पर एक और समिति बनी, ठीक है, जिसका नाम आपने सुना होगा, लिखिएगा डॉक्टर LM सिंघवी समिति। बताओ इसका गठन कब हुआ था। डॉक्टर LM सिंघवी समिति, डॉक्टर LM सिंघवी समिति, ठीक है। गठन यानी फॉर्म्ड कब की गई थी, और हम देखेंगे कि इस कमेटी की जब ये फॉर्म्ड की गई, ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इसने रिपोर्ट कब दी थी और इसकी रिकमेंडेशन यानी सिफारिश क्या थी। अब सिफारिश की इंग्लिश आप लिख सकते हो, मैंने कई जगह पर आपको लिखवा दी है। तो बताइए जल्दी से यहाँ पर क्या होगा। बहुत बढ़िया मैम, ये गठित भी 1986 में हुई थी, रिपोर्ट भी इसने 1986 में की थी और इसने सिफारिश की थी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देना चाहिए, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा, यानी आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर पंचायत्स, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ पंचायत्स। यानी इस समिति का कहना था कि भाई पंचायतों को आपको संविधान में जगह देनी चाहिए, आपको पंचायतों को क्या करना चाहिए, आपको पंचायतों में आपको जो करना चाहिए कि भाई संविधान में इसको जगह दो, इसको संवैधानिक दर्जा दो, इसके आर्टिकल जोड़ो, इसका पार्ट जोड़ो, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये यहां पर किसने कहा, डॉक्टर LM सिंघवी समिति ने। और ऐसे ही एक समिति और बनी PK थुंगन समिति, उसने भी सेम रिकमेंडेशन की, सेम सिफारिश उसने की, और जब दोनों कमेटियों ने लगातार सेम सिफारिश की तो देखो यहां पे नेक्स्ट आपका है, बताइए PK थुंगन समिति का गठन कब हुआ था। PK थुंगन समिति, ठीक है, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि भाई PK थुंगन समिति, इसका गठन कब हुआ था, मतलब ये कब फॉर्म्ड की गई थी। उसके बाद में हमें पता होना चाहिए कि इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी और इसने क्या सिफारिश की थी। तो मैं आपको बता चुकी हूं कि रिकमेंडेशन एकदम सेम थी। सिफारिश की अगर हम बात करेंगे तो आप कहोगे कि मैम सेम, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा। इसने भी कहा कि पंचायतों को कॉन्स्टिट्यूशनल बनाओ,
पंचायतों को संवैधानिक दर्जा, ये आपको ध्यान रखना है। इसने भी सेम रिकमेंडेशन की थी, इंग्लिश पीछे लिखी है। इसका गठन 1988 में हुआ था और इसने अपनी रिपोर्ट भी 1988 में ही दी थी। ठीक है, 1988 में इस कमेटी का गठन हुआ था, सॉरी, और आप ये ध्यान रखेंगे 1988 में इस समिति का गठन किया गया था। ठीक है रवि, मैंने एक्सेप्टेंस की तो बेटा डेट ही नहीं लिखवाई है। देखना जरा, बलवंत राय मेहता समिति ने जब स्वीकार किया है तो स्वीकार करने की तो मैंने डेट ही नहीं लिखवाई। कहा जाता है कि एक्सेप्ट किया गया था 1958 में। आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ठीक है, आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 1958। एक्सेप्टेंस डेट तो मैंने लिखी ही नहीं है। अच्छा, यहां पे एक चीज और ठीक करना, मैंने दो जगह 1988 लिख दिया है। 1989 में रिपोर्ट, एक 1989 कर देना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की बात की गई, कुल मिलाकर ये है। अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चे, बेटा 1988 में गठन है, आप एक बार देखो जल्दी से, एक बार चेक करो। सुहानी बेटा, मैं कमरे के अंदर पढ़ाती हूं, यहां ठंड नहीं लगती है, पसीना आने लग जाता है। ठीक है, बच्चा कह रहा है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति भी तो बताओ। बेटा डॉक्टर LM सिंघवी समिति का मतलब ही है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। अरमान अली, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करती हूं तो जो बुक है आपकी परीक्षावाड़ी, उसमें 1988 दे रखा है। अच्छा, 1989 लिखवा दूं, मैं एक बार चेक कर लेती हूं इसको। ठीक है, रुक जाइए। बेटा 1988 ही है, 1988 ही है, और 89 में इसने रिपोर्ट दी है। ठीक है, आप चेक कर लो एक बार। अब पीके थुंगन समिति, जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो इसने भी सेम कहा। अब जब यहां पे लगातार रिकमेंडेशन हो रही थी संवैधानिक दर्जा देने के लिए, तो देखो यहां पे सबसे पहले क्या किया गया बेटा जी, इसके लिए किया गया संविधान में संशोधन। संविधान में क्या हुआ? संशोधन। संविधान में संशोधन किया गया, यानी अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में किया गया संशोधन। और ये जो संशोधन किया गया कौन सा था? 73वां संविधान संशोधन 1992 में। जिस समय ये संशोधन हुआ उस समय देश के प्रधानमंत्री थे बेटा जी PV नरसिंह राव। PV नरसिंह राव, ये आपके इस समय पर देश के प्रधानमंत्री थे जब इस संशोधन को किया गया था। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि इसके लिए कौन सा संशोधन हुआ था? 73वां संविधान संशोधन 1992 किया गया था। और आपको पता है कि कोई भी संशोधन करने के लिए सबसे पहले क्या लाना होता है? बिल लाना होता है। तो इस बिल का नाम क्या था? इस बिल का नाम था 73वां संविधान संशोधन बिल। पूरा लिख देती हूं, 73वां संविधान संशोधन बिल या विधेयक, संशोधन विधेयक 1992। ठीक है, तो संशोधन विधेयक कब आया था? 1992 में। यह आपको ध्यान रखना है। अब आगे सुनिए। ठीक है, आगे सुनिए बेटा, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं केवल उनको ही पढ़ लो। ठीक है, पढ़ाने के लिए तो बहुत कुछ है पॉलिटी में। तो अब आप यहां पे देखेंगे कि जब ये बिल आया, तो बिल आने के बाद में ये बिल आपका सबसे पहले लोकसभा से 22 दिसंबर 1992 को पारित हुआ। फिर ये जब लोकसभा से पास हुआ तो राज्यसभा में गया, और राज्यसभा से 23 दिसंबर 1992 को पास हुआ। पारित कह लीजिए या पास कह लीजिए, यहां से पारित हो गया। अब दोनों जगह से पास होने के बाद ये कहां गया होगा? इन दोनों जगह से पास होने के बाद मैम ये राष्ट्रपति के पास
राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए गया। हस्ताक्षर मतलब सिग्नेचर, हस्ताक्षर के लिए यानी फॉर सिग्नेचर, फॉर सिग्नेचर, हस्ताक्षर के लिए गया। ठीक है, हस्ताक्षर के लिए गया। और बेटा आपको मैं ये बता दूं कि इस समय आपके देश के जो राष्ट्रपति थे, क्या आप बता सकते हैं कौन थे? ये मेरा आपसे प्रश्न है, अगर आप दे पाएंगे तो अच्छी बात है। अब हस्ताक्षर के लिए गया तो राष्ट्रपति जी ने इस पर 20 अप्रैल 1993 को क्या कर दिया, इन्होंने हस्ताक्षर किया। हस्ताक्षर किया और जैसे ही इन्होंने हस्ताक्षर किया तो ये क्या बन गया मैम, हस्ताक्षर के बाद ये विधेयक की जगह आपका जो है अधिनियम, एक्ट बन गया। ठीक है, अधिनियम बन गया। और अधिनियम बनने के बाद बेटा जी 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1993 से ये लागू यानी कि एग्जीक्यूट हो गया। और जैसे ही ये एग्जीक्यूट हुआ मतलब हम कह सकते हैं कि आपका यहाँ पे वेंकट रमन, द्रौपदी बुलबुल, एपीजे अब्दुल कलाम, मनमोहन सिंह जी, ठीक है, सबके, नरसिम्हा राव जी, भैया नरसिम्हा राव जी कौन हैं? प्रधानमंत्री हैं। मैं राष्ट्रपति पूछ रही हूं आपसे, मैंने आपसे पूछे हैं राष्ट्रपति और आप बता रहे हो प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति थे इस समय पर शंकर दयाल शर्मा जी, शंकर दयाल शर्मा जी, इन्होंने सिग्नेचर किए थे इस बिल पर। और ये लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 से ये लागू हो गया था। और क्योंकि ये 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था, इसीलिए हम 24 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं पंचायत दिवस, यानी पंचायत डे। आपका कब सेलिब्रेट होता है? तो मैम ये सेलिब्रेट होता है हमारा 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। तो 24 अप्रैल को हम इसको क्या करते हैं, मनाते हैं पंचायत दिवस को। ठीक है, तो यहां पे किसी भी बच्चे ने मुझे शंकर दयाल शर्मा जी का नाम नहीं बताया था। ठीक है, शंकर दयाल शर्मा जी का नाम नहीं बताया था, तो ये आप ध्यान रखेंगे, कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अब हम बात करते हैं कि संवैधानिक दर्जा मिल गया, तो अब बात आती है कि पंचायत। पंचायत संविधान के किस भाग में है? तो भाई भाग 9 में है। आर्टिकल कहां से कहां तक है? 243 से लेकर और कैपिटल ओ तक, 243 के ओ तक। कैपिटल क्यों? क्योंकि ये संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, क्योंकि मैम ये दोनों को, क्योंकि मैम ये सारे आर्टिकल्स जो हैं वो संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। इसके अलावा जब पंचायत बनी तो ये कहा गया कि पंचायतों के लिए कानून कौन बनाएगा? तो पंचायत बेटा जी राज्य सूची का विषय है। किस में आती हैं पंचायत? स्टेट लिस्ट में आती हैं। यानी पंचायतों के लिए कानून कौन बनाता है? राज्य सरकारें। और पंचायत के लिए प्यारे बच्चों 11वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची आपको मैंने पढ़ाई हुई है, 11th शेड्यूल, इसको भी यहां पर क्या किया गया? जोड़ा गया आपके अनुसूचियों में। ठीक है, एड ऑन किया गया। और सेम संशोधन था, 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, और इस 11th शेड्यूल में क्या रखा गया है? पंचायतों के कार्य करने के लिए 29 विषय। पंचायतों के कितने विषय हैं? पंचायतों के विषय हैं इसमें कितने हैं? जो कि 29। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहां तक मैंने आपको एक बेसिक सी चीजें यहां पर बताई हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर हम बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भाई सबसे पहले बात आती है कि पंचायतों का गठन। क्या मुझे आप बता सकते हो किस आर्टिकल में है? पंचायतों का गठन किस आर्टिकल में है? पंचायतों का गठन, फॉर्म्ड ऑफ पंचायत्स, फॉर्म्ड ऑफ पंचायत्स, पंचायतों का गठन
ये हमें पढ़ना है कि भाई पंचायतों का गठन किस आर्टिकल के तहत किया गया है। ठीक है, लेकिन सॉरी एक मिनट, इससे पहले बेटा एक चीज बताती हूँ, आई एम सॉरी, एक मिनट रुकना, इसको अभी रफ करना। सबसे पहले मैं आपको बताती हूं ग्राम सभा, जो बच्चों को नहीं पता होती, ग्राम सभा, और ग्राम सभा को इंग्लिश में भी कहते हैं ग्राम सभा। और बेटा जी ये दिया गया है आपका आर्टिकल 243 के कैपिटल ए में, ग्राम सभा। यहां पे पूछा जाता है कि भाई ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम सभा किसे कहा जाता है। तो देखो ध्यान से, पहले मैं लिखती हूं फिर मैं आपको बहुत साधारण शब्दों में समझाऊंगी। देखो लिखना, किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली, इसे क्या कहते हैं, इलेक्टोरल लिस्ट। किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में दर्ज नाम वाले व्यक्तियों के समूह को, में दर्ज नाम वाले व्यक्तियों के समूह को, ग्रुप ऑफ पर्सन्स, व्यक्तियों के समूह को ग्राम सभा कहते हैं, ग्राम सभा कहते हैं। अब आप ध्यान से सुनना कि अगर गांव छोटे होते हैं तो 3 से 4 गांव की एक पंचायत हो सकती है। ठीक है, मैं अगेन रिपीट करती हूं कि अगर मान लीजिए कोई गांव बहुत छोटा है तो आपके गांव में क्या हो सकता है कि भाई हम ये कह सकते हैं मैम कि अगर आप जो गांव होता है अगर वो छोटे छोटे हैं तो कई गांव की एक पंचायत हो सकती है। अब ग्राम सभा किसको कहते हैं, मान लीजिए एक ये गांव है, एक ये गांव है, एक ये गांव है, इन सबकी क्या है, इन सबकी एक पंचायत है। अब इन सबकी एक पंचायत है क्योंकि ये छोटे छोटे गांव हैं, यहाँ ए रहता है, यहाँ बी रहता है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, ई है, एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, ये यहां रहते हैं, ये इन गांव में रहते हैं। अब गांव में आप जानते हो कि बच्चे भी होते हैं, गांव में बुढ़े भी होते हैं, गांव में महिलाएं भी होती हैं, गांव में पुरुष भी होते हैं, भाई सब होते हैं, है ना। अब लेकिन होते तो सब हैं, लेकिन इन लोगों में से जिन लोगों के नाम आपके मतदाता सूची में, चाहे मतदाता सूची कह लो या बेटा जी निर्वाचक नामावली कह लो, जैसे लोकसभा के और विधानसभा के इलेक्शन होने से पहले लोगों के नामों को इलेक्टोरल लिस्ट में डाला जाता है, उसी तरीके से गांव के जब पंचायत के इलेक्शन होते हैं या शहरों में जब नगर पालिकाओं के इलेक्शन होते हैं उस समय पर भी एक क्या बनती है, इलेक्टोरल लिस्ट बनती है। ठीक है, इलेक्टोरल लिस्ट बनती है, आप यहां पे ध्यान रखेंगे। तो आप यहां पे ये कह सकते हो कि जितने भी यहां पर लोग हैं, मतलब उससे नहीं है, मतलब है कि जिन लोगों के नाम इस मतदाता सूची में हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं, ग्राम सभा। और ये ग्राम सभा ही मिलकर क्या बनाती है, पंचायत बनाती है, क्योंकि जो गांव में लोग हैं जिनके नाम मतदाता सूची में हैं वो सब ग्राम सभा हैं, और वो ग्राम सभा के लोग वोट देते हैं, और वोट क्या करते हैं, वो लोग फिर पंचायत बनाते हैं। तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। क्या इतनी बात आपको समझ में है कि ग्राम सभा किसे कहते हैं? ठीक है, और किसका नाम शामिल होगा, जो 18 वर्ष या 18 वर्ष से ज्यादा का होगा। क्या यहां तक बात समझ में आई? अगर आ गई है तो जल्दी से थम्स अप कर दो। केवल और केवल यहां पर मैं आपकी एक समझ विकसित करना चाहती थी कि ग्राम सभा किसे कहते हैं, क्योंकि बच्चा रटता रहता है ग्राम सभा किसे कहते हैं, ग्राम सभा किसे। सिंपल सी बात, गांव में रहने वाले जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में होते हैं वो ग्राम सभा होती है।
पंचायत और ग्राम सभा सेम नहीं होती है। ग्राम सभा ही तो पंचायत को चुनती है भाई। ग्राम सभा में वो सारे लोग आते हैं जिनके गांव में, जिनके वोटर लिस्ट में नाम रहते हैं गांव के लोगों के, और उनमें से कुछ ही तो पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं। यानी पंचायत का डायरेक्ट इलेक्शन होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम कहेंगे ग्राम सभा, हमारा क्लियर हुआ ग्राम सभा किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं आपका आर्टिकल 243 का बी, क्योंकि ए हो गया है तो अब हम बी की बात कर सकते हैं, और इसमें कहा गया है पंचायत का गठन। तो ये तो आपको पता है कि कितने स्तर पर होता है भाई। रिकमेंडेशन एक्सेप्ट हो गई थी। फॉर्म्ड ऑफ पंचायत्स या कंपोजिशन ऑफ पंचायत्स, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, पंचायत्स। तो जब हम इनकी बात करेंगे पंचायतों का गठन या पंचायत का गठन, तो पहला कौन सा स्तर, पहले हम स्तर लिख लेते हैं मैम। एक होता है ग्राम स्तर, इस पर बनती है ग्राम पंचायत। एक होता है मैम प्रखंड, ब्लॉक या मध्यवर्ती स्तर, या मध्यवर्ती स्तर, और इस पर बनती है क्षेत्र पंचायत यानी रीजनल पंचायत। क्षेत्र पंचायत यानी कि रीजनल पंचायत। ग्राम लिख लो या विलेज लिख लो। ठीक है, उसके बाद बेटा जी अगर हम बात करते हैं तो आपका नेक्स्ट क्या बचता है, जिला स्तर, डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, और यहां पे बनती है जिला पंचायत यानी डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जिला पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है, बताइए। क्वेश्चन है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा इंग्लिश में लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ पंचायत्स, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ पंचायत्स। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद इनकी शुरुआत कहां से हुई, इनकी शुरुआत कहां से हुई, ये मेरा आपसे प्रश्न है। क्योंकि दोनों क्वेश्चंस में बच्चों को अंतर ही समझ नहीं आता है। आज आपको समझ आएगा कि आखिर दोनों क्वेश्चंस में अंतर क्या है। बताइए जल्दी से, फटाफट मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए आपसे। राजस्थान आंसर आ रहा है, गलत। वेरी गुड मुकेश, मैं मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश से हुई है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पंचायतों की शुरुआत कहां से हुई, तब आंसर राजस्थान। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलने के बाद कहां से हुई है, तो मध्य प्रदेश। दोनों क्वेश्चंस में अंतर है, इस चीज को ध्यान रखें। इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने बीच में डाल दिया है। अब हम लिखेंगे आर्टिकल 243 का से। पंचायतों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत्स, स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत्स, स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत्स, पंचायतों की संरचना। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं बेटा, तो आप कहेंगे कि इसका क्या होता है,
पंचायतों के सभी स्थान, सभी स्थान मतलब ऑल सीट्स ऑफ पंचायत्स, ऑल सीट्स ऑफ पंचायत्स, पंचायतों के सभी स्थान प्रत्यक्ष निर्वाचनों द्वारा, प्रत्यक्ष निर्वाचनों द्वारा या प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाएंगे, यानी फुलफिल बाय द डायरेक्ट इलेक्शन। और डायरेक्ट इलेक्शन में वोटर्स कौन होते हैं, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। ये स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर होता है। यानी जितनी भी सीट्स हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू फुलफिल की जाएंगी। फिर हम आते हैं रिजर्वेशन, जिसकी रिकमेंडेशन की गई थी। क्या वो एक्सेप्ट हुआ था? जी, लेकिन बाद में हुआ था। आर्टिकल 243 का डी, पंचायतों में आरक्षण। रिजर्वेशन इन पंचायत्स, रिजर्वेशन इन पंचायत्स। ठीक है, पंचायतों में आरक्षण तो किस किस को मिलेगा? एससी और एसटी, इनको मिलेगा जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। इनकी जितनी जनसंख्या होगी उस आधार पर इनको रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद रिजर्वेशन किसको मिलेगा? फीमेल्स, यानी महिलाओं को। तो इनका कितना रिजर्वेशन? इनका फिक्स कर दिया, क्योंकि एससी एसटी सब जगह नहीं होते, लेकिन फीमेल्स तो सब जगह होती हैं। तो इनको 1/3 यानी 33% रिजर्वेशन, यानी 33% रिजर्वेशन। और आपको मैं बता दूं कि आपके कुछ ऐसे राज्य हैं, कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर महिलाओं को, जहां पर महिलाओं को 50% आरक्षण यानी रिजर्वेशन है। क्योंकि हर स्टेट अपने अकॉर्डिंग अपनी पंचायत के लिए लॉ बना सकता है। तो ऐसे कौन से स्टेट हैं जिन्होंने 50% रिजर्वेशन दे रखा है? एक है बिहार, एक है मध्य प्रदेश, और एक हम लिख सकते हैं उत्तराखंड। ये वो स्टेट हैं जहां पर फीमेल्स को 50% रिजर्वेशन मिलता है पंचायत के अंदर। आगे चलें, अब बात करते हैं पंचायतों का कार्यकाल।
आर्टिकल 243 का ई, टेन्योर ऑफ पंचायत्स। टेन्योर ऑफ पंचायत्स, जब हम इसकी बात करेंगे टेन्योर की, तो सिंपल तो आपको पता ही होगा कितना होता है, आपको सिंपल तो पता ही होगा। तो आप कहोगे कि सिंपल अगर हम बात करते हैं तो पंचायतों का जो कार्यकाल होता है, जिस दिन पंचायत का प्रथम अधिवेशन होता है, प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष, प्रथम अधिवेशन यानी कि फर्स्ट सेशन, जिस दिन इनकी फर्स्ट सेशन होता है उसी दिन से, प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष यानी 5 इयर्स इनका टेन्योर होता है। 5 वर्ष तक आपकी पंचायत अपना जो है कार्य करती हैं। अब ध्यान से सुनिए, क्या कार्यकाल यानी कि टेन्योर से पूर्व भंग या विघटित किया जा सकता है? भंग या विघटित को क्या कहते हैं? डिसॉल्व्ड किया जा सकता है। यस या नो? किया जा सकता है, यस या नो बेटा? हां या ना? कविता बेटा, आर्टिकल 40 में पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए, डायरेक्शंस दिए गए हैं, गठन किया नहीं गया था। लैंग्वेज को पढ़ो एक बार, बच्चों ने लिखा है यस। हाँ मैम किया जा सकता है। बेटा कविता एक बार अच्छे से पढ़ो, मैंने 40 में क्या लिखवाया है। बच्चों ने लिखा है हाँ मैम किया जा सकता है, तो बिल्कुल बेटा इसके टेन्योर से पहले भी इसे खत्म किया जा सकता है। अगर मैं आपसे बात करूं, अब मैं आपको लूंगी 2 एग्जाम्पल इसे समझाने के लिए। पहला एग्जाम्पल, मान लीजिए कि किसी पंचायत ने 3 वर्ष काम किया, 3 वर्ष काम किया, ठीक है, यह आपको मानना है। फिर मैंने आपको बताया कि 3 वर्ष काम किया और इसे क्या कर दिया? भंग कर दिया, भंग कर दिया। तो अब मुझे बताओ, तो नई पंचायत का गठन कितने वर्षों के लिए होगा? कितने वर्षों के लिए होगा? बताओ जल्दी। ये अब आपसे क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर करेंगे। अगर ये कंडीशन होती है तो नई पंचायत कितने समय के लिए बनेगी? ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल भी मैं बेटा यहीं पर लिखने वाली हूं। और दूसरा मेरा एग्जाम्पल है कि कोई पंचायत है और इस पंचायत ने 4 वर्ष 6 माह कार्य किया और फिर इसे क्या किया गया? फिर इसे कर दिया गया भंग, भंग कर दिया गया। तो नई पंचायत का गठन कितने वर्षों के लिए होगा या कितने समय के लिए होगा? ये मेरा आपसे यहां पर प्रश्न है। चलो, पहले वाले में बच्चों ने बोला कि मैम 2 साल के लिए होगा, यहां पर इस कंडीशन में 2 इयर्स, क्योंकि यहां पर क्या होता है कि जो नई पंचायत अगर उसका कार्यकाल 6 महीने से ज्यादा का होता है तो रिमेनिंग टेन्योर के लिए बनती है, रिमेनिंग टेन्योर के लिए। और दूसरे में बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं, यहां पर बेटा 5 वर्ष, यहां पे क्या आंसर होगा मैम? यहां पे 5 इयर्स होगा, 5 वर्ष के लिए बनेगी। क्यों? क्योंकि मैम 6 महीने तो इलेक्शन में ही लग जाते हैं।
क्योंकि मैम 6 महीने तो इलेक्शन में ही लग जाते हैं, यानी 6 महीने से ज्यादा का समय होगा तो रिमेनिंग टेन्योर के लिए यानी शेष कार्यकाल के लिए बनती है। ये 2 वर्ष क्या है? शेष कार्यकाल। ये रिमेनिंग टेन्योर है इस पंचायत का, ठीक है। और अगर हम दूसरी सिचुएशन की बात करें तो मैम वहां पे तो 6 वर्ष ही बच रहे हैं, वो 6 महीने ही बच रहे हैं और 6 महीने में तो इलेक्शन ही होते हैं, इसलिए मैम वो बनेगा 5 साल के लिए। आ गई बात समझ में? खुल गए दिमाग के ताले? अगर आ गई है तो जल्दी से एक बार थम्स अप कर दो, जल्दी से एक बार थम्स अप कर दो अगर तुम्हारे दिमाग के ताले खुल गए हैं तो, ठीक है। अब यहां पे प्यारे बच्चों आपको ये पता है कि अब हमें क्या जानना है? अब हमें जानना है कि भाई पंचायत के जो सदस्य होते हैं, है ना, उनके सदस्यों की योग्यताएं क्या होती हैं? सदस्यों की योग्यताएं, क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर्स। ऑफ मेंबर्स, सदस्यों की योग्यताएं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? अनिकेत, मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया था, बताया था। जस्टिस रामास्वामी, कितनी बार बेटा आंसर करूंगी बताओ? ठीक है। अब आगे देखो, सदस्यों की योग्यताएं, बेटा ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो भाई भारत का नागरिक, ठीक है। उसके बाद में न्यूनतम आयु 21 वर्ष, न्यूनतम आयु 21 वर्ष, मिनिमम एज 21 ईयर्स, ठीक है। और सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक, सिटीजन ऑफ इंडिया, न्यूनतम आयु 21 वर्ष। और ध्यान रखना, राज्य विधान मंडल, राज्य विधान मंडल यानी कि लेजिस्लेचर, राज्य विधान मंडल द्वारा निर्धारित योग्यताएं निहित हों, निहित यानी कि वेस्टेड, निहित हों। इसका क्या मतलब है मैम? इसका क्या मतलब है आप हमें बता दीजिए बेटा। इसका मतलब है कि पंचायत किसका विषय है? राज्य सूची का, स्टेट लिस्ट का, और हर एक राज्य अपने अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशंस को डिसाइड कर सकता है। जैसे कुछ राज्यों में एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया है पंचायत का इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन हर राज्य में ऐसा नहीं है। कुछ राज्यों ने यह भी कर दिया है कि अगर किसी के 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो वो पंचायत का इलेक्शन नहीं लड़ सकता, लेकिन हर स्टेट में ऐसा नहीं है। यानी हर एक राज्य का विधानमंडल, हर एक स्टेट का लेजिस्लेचर अपने अकॉर्डिंग अपनी क्वालिफिकेशंस को फिक्स कर सकता है पंचायत के लिए। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह आपको ध्यान रखना है। इतनी बात समझ में आई? अब बात करते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन, उल्टा कर देंगे इसका, उल्टा इधर ही लिखेंगे निर्योग्यताएं, डिस्क्वालिफिकेशंस, डिस्क्वालिफिकेशंस, निर्योग्यताएं। उल्टा करो, भारत का नागरिक ना हो, न्यूनतम आयु पूरी ना हो, और
विधानमंडल द्वारा निर्धारित योग्यताएं ना हो, निर्धारित योग्यताएं ना हो। खत्म, उल्टा करना है हमें। ठीक है, ये इसका अपोजिट हो गया। अब बेटा जी अगर हम बात करते हैं तो अब हम आगे अगर मैं बात करती हूं तो पंचायतों के कार्य एवं शक्तियां ये क्या होते हैं? पंचायतों के कार्य एवं शक्तियां ये क्या होते हैं? ठीक है, तो आप यहां पे जब पंचायतों के कार्य एवं शक्तियां देखेंगे यानी कि पावर्स एंड फंक्शन ऑफ पंचायत्स, पावर्स एंड फंक्शन ऑफ पंचायत्स, जब बेटा मैं इसके लिए बात कर रही हूं तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पे आपको लिखना है, देखो शॉर्ट में लिखवाऊंगी, सामाजिक और आर्थिक विकास, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाना और लागू करना, दोनों इसी का काम होता है, और लागू करना। लिखिएगा, प्रिपेयर्ड एंड एग्जीक्यूट द स्कीम्स फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दो काम एक साथ लिखवा दिए हैं। और 11वीं अनुसूची यानी 11th शेड्यूल जो है, 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों पर कार्य करना, विषयों पर कार्य करना। कितने विषय हैं बच्चा? 29, तो उन पर काम करना। अमित अगर 6 महीने से ज्यादा होगा तो वो रिमेनिंग टेन्योर के लिए बनेगी, 6 महीने से चाहे 1 महीने ही ज्यादा क्यों ना हो। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम चलेंगे और मैं आपको बताऊंगी राज्य वित्त आयोग कल, और कल ही मैं आपको नगर पालिकाएं फिनिश करा दूंगी। आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें।